फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाईं तरफ दीवार के साथ एक पड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ पड़ा था। दरिया पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिर पड़ी। उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने देव कामत खामोश खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले बरस रहे थे। दरियाब इंतहाई दहशतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने इसलिए तुमसे राब्ता करना चाहा कि शायद तुम्हारे तवस्सुत से उनकी साजिश को नाकाम बना सकूं, लेकिन तुम खुद यहाँ आकर कैद होकर रह गई हो। मुझे डर है कि ये लोग तुम्हें भी ख़त्म न कर दें। और वो दस्तावेज़ात, दरियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे पास महफूज हैं, नमरान ने जवाब दिया। वो दस्तावेज़ात मेरे लिए और खेल का शाह के लिए भी बड़ी अहम हैं। मेरे लिए इस तरह कि मैं तुम्हारी रिसर्च से अपने किसी वारिस का सुराग लगा सकता हूँ, और वो दस्तावेज़ात रखेल शाह के लिए इस तरह अहमियत रखती हैं कि वह उन्हें ज़ाया करके सब कुछ ख़त्म कर देगा। मैंने सुना है कि इस किस्म की कदीम हवेलियों में ऐसे खुफिया रास्ते भी होते हैं जिनके ज़रिए बाहर निकला जा सके। इस हवेली के नीचे कुछ सुरंगें मैंने भी देखी हैं, लेकिन वो भूल बलियों की तरह अंदर ही अंदर घूमती हैं, दरियाब ने कहा। मुझे एक बार फिर हैरत हो रही है, निमरान ने कहा। तुम्हें हवेली में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और पाबंदियों के बावजूद तुमने इतनी सारी बातें कैसे मालूम कर लीं? इस हवेली के अंदर एक ऐसी हस्ती भी है जो मेरी मदद कर रही है, दरियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे जिंदा इंसानों में शुमार करूं या कोई रूह समझूं, जबकि वो खुद अपने आप को जिंदा बावर कराने पर मिस्र है। कौन है वो? निमरान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पहली रात मैंने उस कमरे में एक पेंटिंग देखी थी। दूर दूर तक फैली हुई फसलें, पसे मंदिर में हवेली और खेत की पगडंडी पर बैठी हुई एक खूबसूरत औरत। फिर एक ज़मीन कमरे में उसी हसीन औरत का पोर्ट्रेट देखा, और मैं उसके बारे में सोच रही थी कि वो सफ़ेद लिबास पहने हुए मुजस्समे सूरत मेरे सामने आ गई। दरियाब एक लम्हे को खामोश हुई। उसने निमरान की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि वह निमरान की तरफ देखती तो उसके चेहरे के तगय्युरात देखकर परेशान हो जाती। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, वो अपने आप को जिंदा कहलाने पर मिस्र है, लेकिन मैं उसे कोई नेक दिल रूह समझती हूँ। उसने मुझे हवेली के नीचे बिछे हुए खुफिया रास्तों की सैर कराई थी। वो बेचारी भी आपकी तलाश में हवेली में भटक रही है। कुंदन नाम है उसका, कुंदन। निमरान के मुंह से गहरा सांस निकला और उसके चेहरे की रंगत एक बार फिर मुतगय्यर सी हो गई थी। आंखों की वीरानी कुछ और बढ़ गई थी। आप कुछ परेशान हो रहे हैं। दरियाब उसकी हालत देखकर चौंक गई। कुंदन जिंदा नहीं हो सकती। निमरान के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, दरियाब बोली। कुंदन मेरी बेटी थी, निमरान ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। 10 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। 20-21 साल उम्र थी उसकी। बहुत हसीन थी। मेरा मैनेजर रखेल शाह उसे शादी करना चाहता था, मगर कुंदन ने साफ इनकार कर दिया। वो उस बदमाश की साजिशों से वाकिफ हो चुकी थी और जानती थी कि रखेल शाह ये शादी महज जागीर पर कब्जा करने के लिए करना चाहता है। एक रात वो कहते कहते रुक गया। पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर मुद्री सी छा गई थी। एक रात वो कह रहा था कि उस बदमाश ने कुंदन के साथ दस्तराजी की कोशिश की। कुंदन कमरे से निकलकर बदहवासी में दौड़ती हुई उस सीढ़ी पर चढ़ गई जो रास्ता हवेली के फसील तक चला गया था। रखेल शाह भी उसके पीछे फसील पर पहुंच गया। कुंदन ने अपनी जान बचाने के लिए फसील के बाहर जंगल की तरफ छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह उसकी लाश तलाश करने की कोशिश की गई। एक जगह खून के धब्बे तो मिले, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। शायद भेड़िए वगैरह घसीट कर किसी भट्ट में ले गए होंगे। ओहो, मुझे अफसोस है, मैंने आपके जख्मों को छेड़ दिया, दरियाब ने कहा। वो यकीनन कुंदन की रूह है, निमरान ने कहा। मुझसे बड़ी मोहब्बत थी उसे, और बेचारी अब भी मेरी तलाश में भटक रही है। दरियाब अंदर ही अंदर काम कर रह गई। कुंदन को मरे हुए 10 साल हो चुके थे और वो उसकी रूह के साथ
हवेली की ज़ैर ज़मीन सुरंगों में घूमती रही थी। क्या इस बात का इम्कान है कि वह फसील से छलांग लगाने के बाद जिंदा बच गई हो और खेल शाह से बचने के लिए कहीं रूपोश हो गई हो? बिल आकर दरियाब ने पूछा। नामुमकिन, नमरान ने सब नफी में सर हिलाया। जिस फसील से उसने छलांग लगाई थी उसकी पिछली तरफ 50-60 फुट की गहराई है और ऊंचे दरख्त हैं। इतनी बुलंदी से गिरकर किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं। अगर इतनी बुलंदी से गिरने के बाद कोई मरने से बच भी जाए तो उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं रह सकती। ये बावर कर लिया गया था कि फसील के बाहर गिरने से वो खत्म हो गई थी और उसकी लाश खोंखवार भेड़िए या कोई और जंगली जानवर घसीट कर कहीं दूर ले गए थे। रखेल शाह और उसके आदमियों को भी उस वक्त ये शुबा हुआ था और जंगल में दूर दूर तक तलाश करने की कोशिश की गई थी, मगर उसका सुराग नहीं मिला था। और वो खुफिया रास्ते दरियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उस हवेली से निकलने के 3 खुफिया रास्ते हैं, निमरान ने कहा। एक किचन की पिछली तरफ वाक़िया कमरे में और दूसरे रास्ते की सुरंग अंदर से मसमार हो चुकी है। इस तरह वो रास्ता बंद हो चुका है और तीसरा रास्ता रखेल शाह ने बंद कर दिया है। दरअसल उसे इसी एक रास्ते का इल्म था जिसे उसने उस खौफ से बंद करवा दिया कि मैं फरार ना हो सकूं। किचन वाले रास्ते और मसमार शुदा सुरंग वाले रास्ते का उसे इल्म ही नहीं है। किचन से मुल्हिक कमरे में एक शख्स का बसेरा है जिसे तुम उस हवेली का आसिफ कह सकती हो। उसका नाम खामस है। वो बहुत ही पुरइसरार किस्म का शख्स है। शायद उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो उसकी रहनुमाई करती है, कोई बहुत ही खास हिस्स कह लो जो उसे हर बात से खबरदार रखती है। उसे फौरन ही पता चल जाता है कि कौन कहाँ है। ये बात तो मैंने भी महसूस की है, दरियाब ने कहा। गोपांग ने मुझे हवेली के लिफ्ट विंग की तरफ जाने से मना किया था, लेकिन मैंने जब भी चोरी छुपे उसकी तरफ जाने की कोशिश की, खामस ने मेरा रास्ता रोक लिया। लिफ्ट विंग में क्या है? हवेली से निकलने का वही खुफिया रास्ता जिसे रखेल शाह ने बंद करवा रखा है, निमरान ने जवाब दिया। और तुम्हें उस तरफ जाने से इसलिए मना कर दिया गया होगा कि कहीं तुम वो रास्ता की तलाश ना कर लो। ओहो, दरियाब ने गर्दन हिलाई। उन तीनों रास्तों के अलावा कोई चौथा रास्ता जो आपके इल्म में ना हो सकता है कि ऐसा कोई और रास्ता भी हो, निमरान ने जवाब दिया। जागीरदारी, रियासती और हुक्मरान का निज़ाम दरअसल बहुत ही खतरनाक खेल है। तुम तारीख की तालिब इल्म हो और तुमने ज़रूर पढ़ा होगा कि जागीर या रियासत पर कब्जा करने के लिए बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, चचा ने सगे भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। तारीख इस किस्म के खूनी वाक़या से भरी पड़ी है। जागीरदार, राजे महाराजे और रियासत के हुक्मरान जब भी अपनी रिहाइश के लिए कोई इमारत बनवाते थे वो ऐसे खुफिया रास्ते भी जरूर बनवाते थे जो किसी खतरे के वक्त उनकी जान बचा सकें। उन खुफिया रास्तों को वो हमेशा राज में रखा करते और गालबन मरते वक्त ही अपनी औलाद को इस राज से आगाह करते थे। ये बहुत बड़ी हवेली है। इस मकान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसमें खुफिया आमदोरवत के राफत के बहुत से रास्ते होंगे। मुझे बहरहाल इन तीनों रास्तों का इल्म है जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मुमकिन है कि कोई ऐसा रास्ता भी हो जिसके बारे में मैं नहीं जानता। आपके ख्याल में ये लोग मुझे वापस जाने देंगे? दरियाब ने पूछा। नहीं, निमरान ने नफी में सर हिलाया। बकौले तुम्हारे आमद को राज में रखने के लिए ये लोग 3 आदमियों को कत्ल कर चुके हैं। किसी चौथे आदमी का वजूद नहीं जिसने तुम्हें यहाँ आते देखा हो सकता है कि ये लोग तुम्हें कत्ल ना करें और तुम जिंदगी भर के लिए इस हवेली की कैदी बनकर रह जाओ। मेरी तरह बाहर की दुनिया को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ आने से पहले मैंने अपने वालिदा को बता दिया था, वो मुझे तलाश करने की कोशिश जरूर करेंगी, दरियाब ने कहा। वो अगर पूरी फौज भी यहाँ ले आए तो इस हवेली में तुम्हें तलाश नहीं किया जा सकता, निमरान ने जवाब दिया। लेकिन दरियाब कुछ कहना ही चाहती थी कि निमरान ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। बहरादारी में दबे दबे कदमों की आवाज़ दरियाब ने भी सुनी थी। मैं फिर तुमसे मिलूंगा, निमरान कहते हुए एक झटके से उठ गया और तेज कदम उठाता हुआ उसी दीवार के करीब पहुंच गया। उसने पैर से दीवार के सबसे नीचे किसी ईंट को दबाया। दीवार शक हो गई। निमरान उसी खिला में दाखिल हो गया। उसने दरियाब की तरफ देखकर हाथ हिलाया। दीवार के दोनों हिस्से आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगे। ठीक उसी लम्हे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे ताले में चाबी घुमाई जा रही हो। दरियाब बिस्तर पर लेट गई।
उधर दीवार की खिलाफ बंद हुई, उधर दरवाजा खुल गया। दरियाब ने आंखें बंद कर ली और यूं बेहिस्सो हरकत हो गई जैसे गहरी नींद सो रही हो। कदमों की आवाज सुनकर दरियाब ने एक आंख में जरा सी झरी पैदा करके देखा। गोपांग और खामस खड़ कमरे में दाखिल हो रहे थे। दरियाब ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये गोपांग की आवाज थी। मैंने खुद यहाँ बातों की आवाज सुनी थी। मेरे पास चाबी होती तो मैं उसी वक्त दरवाजा खोल कर देख लेता, खामस ने जवाब दिया। अगर इस कमरे में कोई और था तो कहाँ चला गया? गोपांग ने कहा। जगाओ उसे। दरियाब आंखें बंद किए खामोश पड़ी रही। उसका ख्याल था कि खामस उसे आवाज देकर जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन खामस ने आवाज देने की बजाय उसे कंधों के करीब बाहों से पकड़कर एक झटके से ऊपर उठा लिया। दरियाब बदहवास हो गई। यहाँ कौन था? किससे बातें कर रही थी तुम? उसकी हलक से अजीब सी आवाजें निकली, जैसे 11-12 साल का कोई लड़का गुस्से में गुराने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ कौन आ सकता है? दरियाब ने कहा। रोशनदान और खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। बिल्ली का बच्चा भी अंदर नहीं आ सकता। और तुम किस की बात कर रहे हो? मैंने खुद बातों की आवाज सुनी थी, खामस ने कहा। तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दरियाब ने कहा। कमरे में अगर कोई है तो उसे तलाश कर लो। कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां किसी को छिपाया जा सकता। खामस ने झुककर मसहरी के नीचे झांका, फिर सीधा होकर कमरे की सपाट दीवार को घूरने लगा। वो दोनों बाहर जाने लगे तो दरियाब गोपांग को मुखातब करते हुए बोली, मुझे कैदी बनाकर क्यों रखा गया है? तुम बिल्कुल आज़ाद हो, गोपांग ने कहा। और तुमने अपने आप को कैदी कैसे समझ लिया? कमरे के रोशनदान और खिड़कियों में लोहे की सलाखें और दरवाजे को बाहर से ताला, क्या तुम इसे आज़ादी समझते हो? दरियाब ने उसे घूरा। रोशनदान और खिड़कियों में लोहे की सलाखें एहतियातन लगाई गई हैं। हवेली के शीशे में खौरखवार कुत्ते भी रहते हैं जो रात को खुले रहते हैं। ये कुत्ते बहुत ही खामोश तबा लेकिन बद दिमाग हैं। अगर कोई कुत्ता खिड़की के रास्ते से अंदर आ गया तो तुम्हें चीर फाड़ डालेगा। और दरवाजे पर ताला शायद गलती से लग गया था। बहरहाल अब तुम दरवाजे को अंदर से बंद कर सकती हो, गोपांग ने कहा और वह बाहर निकल गए। वो मसहरी पर लेटी उस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में सोचने लगी और वो जिससे मिलने के लिए इतना तवील सफ़र करके यहाँ आई थी, बिल आकर उससे मुलाकात हो ही गई। लेकिन ये मुलाकात भी अजीब व पुरअसरार हालात में हुई थी। जागीरदार निमरान जिस तरह दीवार से बरामद हुआ था, उससे दरियाब समझ गई थी कि जिस तहखाने में वो कैद था वहाँ से कोई खुफिया रास्ता उस कमरे तक आता था। लेकिन दरियाब के लिए ये बात हैरान कौन थी कि निमरान को कैसे पता चला कि वो इसी कमरे में मौजूद है। और फिर ये कि तहखाने में उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी मौजूद थी। वो नर्स यकीनन उसकी निगरानी के फ़राइज़ भी अंजाम देती होगी। ऐसी सूरत में वो उसे धोखा देकर कैसे निकल आया? इस सवाल का जवाब दरियाब ने खुद ही तलाश करने की कोशिश की थी। रात का पिछला पहर था। मुमकिन है कि नर्स की गहरी नींद से फ़ायदा उठाकर वो अपने कैद खाने से निकल आया हो। खामस वाकई किसी असीब से कम नहीं था। रात के पिछले पहर भी वो किसी बदरूह की तरह हवेली में भटक रहा था। वो इस तरह भी आया होगा और उसने कमरे में उन दोनों की बातों की आवाज़ सुनी होगी। और अगर उस वक़्त उसके पास चाबी होती तो वो बड़े आराम से दरवाज़ा खोलकर जागीरदार निमरान को उस कमरे में पकड़ सकता था। लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी और वो गोपांग को इतला देने के लिए दौड़ा गया था। दरियाब जब से यहाँ आई थी उसने कई मरतबा खामस के कदमों की चाप भी नहीं सुनी थी, लेकिन उसके साथ गोपांग की कदमों की चाप सुनकर वो दोनों मुहतात हो गए थे और इस तरह निमरान को दीवार में रुपोश होने का मौका मिल गया था। दरियाब ने यह तय कर लिया था कि वो इन दरिंदों का शिकार नहीं होगी। वो यहाँ से हर सूरत में निकलेगी, लेकिन उससे पहले वो सारे काम करने होंगे जिनके लिए वो यहाँ आई थी। उसने ये भी फैसला कर लिया था कि निमरान को भी उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो इस हकीकत से भी आगाह थी कि गोपांग और खामस जैसे आदमियों से निमटना आसान नहीं होगा। ये बात भी उसके लिए एक दिलचस्प इंकशाफ साबित हुई थी कि कुंदन निमरान की बेटी थी जिसे मरे हुए 10 साल हो चुके थे। उसकी रूह अब भी बाप की तलाश में हवेली में भटक रही थी। लेकिन वो कैसी रूह थी जो इस हवेली में अपने बाप को तलाश नहीं कर सकी थी? रूहों के लिए तो रास्तों की कोई कैद नहीं होती, उनके लिए कोई दीवार कोई दरवाज़ा रुकावट नहीं बनता। लेकिन
وہ اپنے باپ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ دفتن دریاب کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا کہ واقعی وہ کندن کی روح تھی یا وہ زندہ تھی۔ وہ اپنے باپ کو زندہ انسان ثابت کرنے پر بضد تھی۔ عین ممکن ہے کہ 10 سال پہلے حویلی کی فصیل سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ مری نہ ہو، محض زخمی ہوئی ہو اور وہاں سے کسی ایسی جگہ جا کر چھپ گئی ہو جہاں سے اس کا سراغ نہ لگایا جا سکا ہو، اور کھیل شاہ اور دوسریوں نے اسے مردہ سمجھ لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا باپ بھی اسے مردہ سمجھ بیٹھا ہو۔ وہ 10 سال تک روپوش ہونے کے بعد اپنے باپ کی تلاش میں واپس آ گئی۔ کندن نے بتایا تھا کہ بعد میں اسے شگن سے حویلی کی اطلاعات ملتی رہتی تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کے باپ کو حویلی میں قید کر دیا گیا ہے اور وہ بیمار ہے، تو اس نے حویلی میں داخل ہو کر اپنے باپ کی تلاش شروع کر دی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ حویلی میں آمد و رفت کا ایک چوتھا راستہ بھی تھا جس سے کندن واقف تھی۔ وہ اسی راستے سے حویلی میں داخل ہوتی ہے اور پھر پر اسرار طور پر غائب ہو جاتی ہے، اور حویلی میں اور بھی بہت سے خفیہ راستوں سے واقف تھی۔ گزشتہ روز وہ لفٹ ون کی راہداری سے بھی پر اسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس راہداری کی کسی دیوار میں بھی کوئی خفیہ راستہ موجود تھا۔ دریاب جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی اس کا ذہن الجھتا چلا جا رہا تھا۔ کھڑکیوں میں اب بہت مدھم سا اجالا نظر آنے لگا تھا، رات کی تاریکی رخصت ہو رہی تھی۔ دریاب تقریباً رات بھر جاگی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بھی بری طرح تھک گیا تھا اور اس کی پلکیں نیند کے بور سے جھکنے لگی اور بالآخر وہ نیند کے آغوش میں پہنچ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دریاب کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے گھومنے پھرنے پر اب بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ وہ عمارت سے نکل کر کھلے میں آ گئی اور اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ حویلی کی اس عمارت کی طرف چلنے لگی جہاں زیر زمین کمرے میں کندن کی تصویر آویزاں تھی اور کندن سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک مختصر سی عمارت کے اوپر گھوم پھر کر دوسری طرف پہنچی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر خامس کھڑا تھا اور اس نے 2 کتوں کی زنجیریں تھام رکھی تھیں۔ ایسے خونخوار کتے دریاب نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے اور ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ دریاب کو دیکھ کر وہ خوفناک انداز میں ہانپنے لگے۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور خامس جیسے دیو کامل شخص کو بھی اپنے ساتھ کھینچ رہے تھے۔ اگر ان کی زنجیریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ خونخوار کتے یقیناً اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتے۔ خامس نے عجیب سے لہجے میں گڑا کر کچھ کہا اور خونخوار کتے اس کی آواز سن کر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو گئے۔ اس پر دریاب کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ دریاب کو تو اس پر بھی حیرت تھی کہ حویلی میں یہ خونخوار کتے کہاں سے آ گئے تھے، حالانکہ وہ جب بھی یہاں آئی تھی حویلی میں گھومتی رہی تھی اور اس نے کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ خامس نے عجیب سی نظروں سے دریاب کی طرف دیکھا اور پھر کتوں سے کچھ کہا جیسے کتے اس کے حکم کے تابع تھے، اور وہ سرخ زبانیں لٹکائے ایک طرف چلنے لگے اور خامس بھی ان کے پیچھے کھنچتا چلا گیا۔ دریاب کچھ دیر تک وہاں کھڑی رہی اور پھر ایک طرف چلنے لگی۔ وہ سارا دن حویلی کے مختلف حصوں میں گھومتی رہی مگر کندن کا کوئی نام و نشان نہیں ملا اور وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈا لگایا اور اس دیوار کو گھورتی رہی جہاں سے گزشتہ رات نمران برآمد ہوا تھا۔ آدھی رات کے لگ بھگ اس نے اٹھ کر لیمپ کی روشنی بھی پوری دیوار کو باریک بینی سے دیکھ ڈالا، لیکن اسے کہیں کوئی معمولی سا رکھنا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ 3 روز اور گزر گئے اور اس دوران نہ تو کندن نظر آئی اور نہ ہی کمرے کی دیوار شک ہوئی۔ کبھی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اس رات اس نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ حویلی اس کی 8ویں شب تھی۔ پہلی مرتبہ اسے مایوسی نے گھیرا تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی جس سے بظاہر نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بھی نمران کی طرح اس پر اسرار حویلی کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ سو گئی۔ سوتے میں اسے سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور پھر دفتن یوں لگا جیسے کوئی اسے گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ 2 تاریک سائے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ دریاب کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی کہ ایک سائے نے اس کا منہ دبا دیا۔ باہر کہیں دوڑتے ہوئے قدموں اور کتوں کے بھونکنے اور گرانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ دریاب اپنے آپ کو ان سایوں کی گرفت سے
छुड़ाने की कोशिश करने लगी और फिर दफतन उसकी कंपनी पर एक जोरदार हाथ पड़ा और उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। होश में आते ही ज़रियाब को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी कुएं की तह में पड़ी हो। उसकी चारों तरफ कब्र की सी गहरी तारीकी थी। उसे दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ और दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और पैर भी टखनों के करीब से बंधे हुए थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन तारीकी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो बेबसी से पड़ी रही। उसके नीचे खुरदरी जमीन थी और उसे छोटे छोटे कंकर जिस्म में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। वो दाएं पहलू पर पड़ी हुई थी और बड़ी मुश्किल से लोट लगाकर बाएं पहलू पर हो गई। गहरी तारीकी और सन्नाटे में वक्त गुजरने का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था और उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि वो कब से यहाँ बंधी पड़ी थी। वो तो बस ये जानती थी कि जब से होश में आई थी एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हुआ था। वो उन दोनों आदमियों के बारे में सोचने लगी जिन्होंने उसे सोते में मसहरी पर दबोचा था और वो दोनों लंबे तिरंगे थे। उस वक्त अगरचा कमरे में लैंप रोशन था, लेकिन आंखें खुलने के बाद उसे इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो उनमें से किसी की शक्ल देख सकती। अगर उसे कंपनी पर घोंसा या थप्पड़ मारकर बेहोश न किया जाता तो शायद उनमें से किसी एक की या दोनों की शक्लें देख लेती। लेकिन अब वह सोच रही थी कि वो दोनों कौन थे और उसे हवेली के उस कमरे में क्यों उठाया गया था। वो गोपांग या खामस के आदमी तो हरगिज नहीं हो सकते थे। उन लोगों को उसे इस तरह अगवा करने की क्या जरूरत थी, और वो तो पहले ही उनके कब्जे में थी। लेकिन वो कौन थे और उसे इस तरह अगवा क्यों किया गया था, और फिर ये कौन सी जगह थी? हवेली ही का कोई अंदरूनी हिस्सा था या कोई और जगह, और वो लोग उसे यहाँ बांध कर खुद कहाँ गायब हो गए थे? दफतन ज़रियाब के ज़हन में एक और ख्याल उभरा, ऐसी हवेलियों में साजिशों के ताने बाने तो हमेशा ही से बुने जाते रहे हैं। हवेली के कमरे से उसका अगवा भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। हवेली में खामस और गोपांग के अलावा और कोई आदमी नहीं था। निमरान को वो देख चुकी थी, जिसे बुढ़ापे और बीमारी ने बेहद कमज़ोर कर दिया था और वो खुद कैद में था। बाहर की दुनिया से उसका कोई तलक नहीं रहा था और उसे अगवा करने वाले निमरान के आदमी नहीं हो सकते। अलबत्ता ये मुमकिन था कि गोपांग ने बाहर से अपने आदमियों को बुलवाकर उसके अगवा का ड्रामा रचाया हो सकता है कि उसकी गुमशुदगी के बारे में मालूम करने के लिए किसी ने गोपांग से राब्ता किया हो और गोपांग ने उसे इस तरह वहां से गायब करवा दिया हो। लेकिन इस तरह अगवा करवाने का क्या मकसद हो सकता था? और उसे तो किसी भी वक्त बड़े इत्मीनान से कत्ल करके रास्ते से हटाया जा सकता था। उसकी लाश हवेली के किसी भी तारीक सुरंग में फेंक दी जाती और इस तरह उसका सुराग लगाना भी मुमकिन ना होता। लेकिन वो लोग उसे इस तारीक कब्र में डालकर कहाँ चले गए? दफतन एक और ख्याल से वो कांप उठी। उसने लिफ्ट विंग के एक कमरे में कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ देखा था, और वो भी कभी जीता जागता इंसान था जिसे कुर्सी से बांध दिया गया था, और उसी तरह कुर्सी पर बंधे हुए वो मौत का लुकमा बन गया था। कैसी अजियतनाक मौत होगी वो, और ये सोचकर ही वो ज़रियाब कांप उठी थी। दफतन वह चौंक गई। दो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थी। वो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें थी जो कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। ज़रियाब का चेहरा धुआं हो गया। उन दो कुत्तों की खौफनाक शक्लें उसके जहन में उभर आईं, जिन्हें उस रोज़ उसने खामस के साथ देखा था। वो नहीं जानती थी कि वो हवेली ही के किसी हिस्से में थी या कहीं और, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों ने उसे दहला कर रख दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मालूम हो गईं। उसे थोड़ी ही देर के बाद कदमों की हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और उन आवाज़ों से साफ नजर लग रहा था कि कोई इस तरफ आ रहा था। कदमों की आवाज़ें नुमायां होती जा रही थी। आवाज़ें जैसे जैसे करीब होती गईं, ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, और बिल आकर कदमों की वो आवाज़ें उसके करीब रुक गईं। ज़रियाब आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, लेकिन तारीकी में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो शख्स जिस तरह तारीकी में चलता वह वहां आकर रुका था। उसे अंदाज़ा होता था कि वह तारीकी में भी देख सकता है और वह अंधेरे में उसके टकरा भी सकता था, लेकिन वह इस तरह उसके करीब आकर रुका था जैसे उसे देख रहा हो। दफ्तन ज़रियाब को यूं लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया हो। बड़ी तेज रोशनी थी।
जिसने उसकी आंखों में चकाचौंध सी पैदा कर दी। रोशनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। रोशनी उसके चेहरे से जरा सी सरक गई। ज़रियाब ने आंखें खोल दी और देर तक तारीकी में रहने से रोशनी से मानूस होने में भी उसे खासा वक्त लगा था। वो अपने सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देख रही थी। वो खासा दराज कामत था और उसकी तरफ देखने के लिए ज़रियाब को गर्दन खासी मोड़नी पड़ी थी। उस शख्स के हाथ में टार्च थी, जिसकी रोशनी एक बार फिर बराह रास्त ज़रियाब के चेहरे पर पड़ने लगी, जिससे उसकी आंखें चुंधिया रही थी और वो शख्स उसके सामने बैठ गया। उसके दूसरे हाथ में चाकू देखकर ज़रियाब की आंखों में खौफ गहरा हो गया। चाकू टार्च की रोशनी में चमक रहा था। ज़रियाब उस शख्स के चेहरे की तरफ देखने लगी। रोशनी के पसे मंजर में उस शख्स का चेहरा बड़ा पुरइसरार लग रहा था। मैं तुम्हारे मुंह में ठुलसा हुआ कपड़ा निकाल रहा हूं, शोर मचाने की कोशिश मत करना, उस शख्स ने ज़रियाब के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। ज़रियाब खौफजदा सी नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उस शख्स ने चाकू वाला हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। ज़रियाब की वहशत बढ़ गई। वो अपने चेहरे के ऐन सामने चाकू को देख रही थी। उस शख्स ने ज़रियाब के मुंह से कपड़ा निकाल लिया। ज़रियाब के मुंह से इस कदर तवील और गहरा सांस निकला जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा निकल गई हो। कौन हो तुम? और उसने अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा और उसके लहजे में खौफ नुमाया था। दोस्त, उस शख्स ने मध्यम लहजे में जवाब दिया। डरने की जरूरत नहीं दोस्त। और ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। क्या ये तरीका? मजबूरी थी, उस शख्स ने बात काट दी। अगर हम इस तरीके पर अमल ना करते तो तुम्हें वहां से कभी निकाल नहीं सकते थे। मगर तुम हो कौन और मुझे वहां से इस तरह क्यों निकाला गया है? ये कौन सी जगह है? ज़रियाब ने पूछा। मेरा नाम रज़मक है, उस शख्स ने कहा, और तुम वहां खतरे में थी, इसलिए तुम्हें वहां से निकाल लिया गया। उस कोशिश में मेरा साथी मारा जा चुका है। उस खूंखार कुत्तों ने उसे उधेड़ कर रख दिया। ऐसी भयानक मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक जिंदा इंसान को दो खूंखार कुत्ते जिस तरह चीड़ फाड़ रहे थे, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा उस हवेली से क्या तल्लुक है? ज़रियाब ने पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया है, दूसरे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, ज़रमक ने कहते हुए टार्च की रोशनी उसके पैरों पर डाली और चाकू के नोक से उसकी पैरों पर लिपटी हुई रस्सियों में फंसाकर जोरदार झटका दिया। रस्सियां कट गईं। ज़रमक उठकर ज़रियाब की पुश्त पर पहुंच गया और कलाइयों की रस्सियां भी काट दी और फिर उसे बाजुओं से पकड़कर उठा दिया। ज़रियाब कभी कलाइयां सहलाने लगती और कभी टखने। रस्सों की बंदिश की वजह से कलाइयों और टखनों में जलन सी हो रही थी। तुम्हें जो तकलीफ उठाना पड़ी उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रमक ने कहा। हमारा मंसूबा ये था कि तुम्हें खामोशी से वहां से निकाल लाएंगे, लेकिन उस बदरू की औलाद खामोश को पता चल गया। खामोश और गोपांग ने हमें रोकने की कोशिश की। उसने हम पर कुत्ते भी छोड़ दिए। मेरा साथी उन्हें धोखा देने के लिए दूसरी तरफ भाग निकला और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे मालूम था कि मेरा साथी खतरे में है, उसे मेरी मदद की जरूरत थी। मैंने तुम्हें यहाँ डालकर हाथ पैर बांध दिए और मुंह में रुमाल ठोंस दिया, और ये सब कुछ इसलिए किया था कि होश में आने के बाद तुम चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दो या यहाँ से कहीं जाने की कोशिश ना करो। इन भूल भलियों में अगर कोई फंस जाए तो वह बाहर नहीं निकल सकता। ये कौन सी जगह है? हवेली का कोई तय खाना? ज़रियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, ज़रमक ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैं दोबारा बाहर चला गया था। खामोश और उसके खूंखार कुत्ते मेरी साथी की तलाश में थे और मैं एक इमारत की बुर्जी पर चढ़ गया। मेरा साथी भी दौड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा था। खामोश और कुत्ते भी उसके ताक़ब में थे। खामोश बारी कम बरकम होने के बावजूद कुत्तों से ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा था और उसने कई गज दूर से मेरे साथी पर छलांग लगा दी। वो नीचे गिरा और उसने संभल कर खामोश को जोरदार किक लगा दी और खुद उसकी तरफ छलांग लगाना ही चाहता था कि उन खूंखार कुत्तों ने उसे दबोच लिया। खामोश चंद कदम के फासले पर खड़ा चीख कर कुत्तों से कुछ कह रहा था और कुत्ते लपक कर मेरे साथी पर हमला कर रहे थे। मेरे साथी की भयानक चीखों से फिजा गूंज रही थी। वो लहूलुहान हो गया। कुत्ते बदस्तूर उस पर हमला कर रहे थे। मेरा साथी जमीन पर गिर गया। कुत्ते नोकीले पंजों और खूंखार दांतों से उसे उधेड़ने लगे। मैं दूर बुर्जी पर खड़ा बेबसी से यह सब कुछ देखता रहा और अपने साथी की कोई मदद नहीं कर सका।
ऐसी भयानक और अजियतनाक मौत मैंने कभी नहीं देखी। अगर वो कुत्ते ना होते तो मैं भी खामस से भिड़ जाता। और फिर दफतनी मैंने खामस को चौंकते हुए देखा। उसने शायद अपने आसपास मेरी मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो बहुत ही अजीब और पुरइसरार आदमी है। उसमें वाकई कोई बदरूस हलूल कर चुकी है। वो चारों तरफ देख रहा था और फिर उस इमारत की तरफ आने लगा जिसकी बुर्जी पर मैं मौजूद था। वो चिल्ला चिल्लाकर कुत्तों से भी कुछ कह रहा था, लेकिन कुत्ते अपने शिकार के बुखिए उधेड़ने में मसरूफ थे और कम से कम उस वक्त वो खामस का कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं थे। मैं फौरन ही बुर्जी से उतरकर उस इमारत के पिछली तरफ चला गया और खुफिया रास्ते से यहाँ आ गया। खामस अभी मुझे उसकी तरफ तलाश करता फिर रहा होगा। हो सकता है कि कुछ देर के बाद हवेली के वो भी हमारी तलाश में शुरू हो जाए और इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहाँ? ज़रियाब ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। महफूज जगह पर, ज़रमक ने जवाब दिया। अगर इस वक्त हम यहाँ से ना निकल सके तो उन्हें तारीख सुरंगों में फंस कर रह जाएंगे। तुम कौन हो? और ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अब जल्दी से चल पड़ो, हमारा एक एक लम्हा कीमती है। ज़रमक ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ कर उठा दिया। ज़रमक की गिरफ्त अगरचा दोस्ताना थी, लेकिन ज़रियाब के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। ज़रमक ने अपने आप को उसका दोस्त और हमदर्द कहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात ना हो। ऐसा ना हो कि वह इस पुरइसरार हवेली से निकलकर किसी और मुसीबत में फंस जाए। ज़रमक टार्च लिए हुए आगे चल रहा था और ज़रियाब उसके 2 कदम पीछे थी। वो एक तवील सुरंग थी जो मुसलसल ढलान की तरफ चली गई थी। सुरंग इतनी कुशादा थी कि उसमें 3 आदमी पहलू पहलू आसानी से चल सकते थे। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी और कहीं कहीं झुककर चलना पड़ रहा था। उस सुरंग में 2-3 मोड़ भी आए थे। ये सुरंग शैतान की आंत की तरह तवील होती गई। ज़रियाब उस रात भी कुंदन के साथ ज़ैर ज़मीन सुरंगों में घूमती रही थी, लेकिन उस रोज भी और आज भी उसने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि उन सुरंगों में घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। उन्हें कुछ इस तरह तामीर किया गया था कि हवा का एहसास रहता था। एक मोड़ घूमते ही ताज़ा हवा का झोंका ज़रियाब के चेहरे से टकराया, लेकिन चंद गज मजीद आगे चलने के बाद सुरंग सिर्फ ना तंग हो गई थी, बल्कि उसकी छत नीची हो गई थी और वो दोनों बहुत झुक कर चल रहे थे। और बिल आखिर सुरंग खत्म हो गई। वो खुली जगह पर निकल आए थे और ये देखकर ज़रियाब को जरा भी हैरत नहीं हुई थी कि उसके चारों तरफ कांटेदार कद आदम झाड़ियां फैली हुई थीं। हशरातुल अर्ज की आवाजें और हवा से हिलती हुई झाड़ियों की सरसराहट अजीब पुरइसरार तासर पैदा कर रही थी। वो जिस जगह से बाहर निकले थे उसे देखकर यूं लगता था जैसे ये किसी जानवर के रहने का ठिकाना हो। बाहर जानवर रहने के लिए जमीन खोद कर छोटी सी सुरंग बना लेते हैं और ये सुरंग बिल्कुल वैसी ही थी। उस तंग से दहाने के साथ ही बाएं तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। ज़रमक ने टार्च ज़रियाब के हवाले कर दी और पत्थर को दोनों हाथों से धकेलने लगा। उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई और पत्थर अपनी जगह से सिरक कर सुरंग के दहाने पर इस तरह फिट हो गया जैसे सदियों से इसी जगह पर पड़ा हो। ज़रमक ने ज़रियाब के हाथ से टार्च लेकर बुझा दी। एकदम तारीकी छा गई। ज़रियाब की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हुई तो वह गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। दरअसल ये वो समा था जब रात की तारीकी दिन के उजाले को जगह देने के लिए रुखसत होने की तैयारी कर रही थी। चारों तरफ कद आदम कांटेदार झाड़ियां और गुंजान दरख्त थे। ज़रमक ने ज़रियाब को इशारा किया और इन झाड़ियों में एक तरफ चलने लगा। ज़रियाब उसके पीछे पीछे चलने लगी। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़े उलझ रहे थे और वह तकरीबन 50 गज आगे निकले होंगे कि फिजा में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ज़रियाब बदहवास होकर लड़खड़ा गई और वो दाएं तरफ झाड़ियों में गिरी और जब उसने संभल कर आगे बढ़ना चाहा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मारे खौफ के उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया था और उसे यूं लगा था जैसे किसी ने पीछे से उसकी कमीज पकड़ ली हो। ज़रमक चंद कदम आगे निकल चुका था और वह ज़रियाब की चीख सुनकर तेजी से मुड़ा। खौफनाक चाकू अचानक उसके हाथ में आ गया था और वो एक ही छलांग में ज़रियाब के करीब पहुंच गया। ज़रियाब सहमी हुई खड़ी थी। ज़रमक को सूरत हाल को समझने में देर नहीं लगी। वह ज़रियाब की पिछली तरफ पहुंच गया और एक झाड़ी में फंसा हुआ उसके कमीज का दामन छुड़ा दिया। ज़रियाब के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया।
मेरा ख्याल है कि गोपांग हवेली के बाहर उस जंगल में हमें तलाश कर रहा है और उसके साथ गालबन कोई शिकारी कुत्ता भी है। हमें जल्द से जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहिए, जरमक ने कहा। वो दोनों एक बार फिर झाड़ियों में चलने लगे। दरियाब के लिए चलना दुश्वार हो रहा था कि कपड़े बार बार झाड़ियों में उलझ रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई देने लगी और इस मर्तबा ये आवाज़ कदरे करीब से आती हुई महसूस हुई थी। वो और भी तेजी से चलने लगे थे। अंधेरा रुखसत हो रहा था। मलजगा सा उजाला नमूदार होने लगा। झाड़ियां अब छदरी हो गई थी, लेकिन दरख्त खासे गुंजान थे। तारीकी छट जाने से अब रास्ता देखने में आसानी हो गई थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ अब बार बार सुनाई दे रही थी। जरमक ने दाएं हाथ में चाकू पकड़ रखा था और बार बार मुड़कर कभी पीछे और कभी इधर उधर देखने लगता। उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली थी और अब दरियाब आगे और जरमक पीछे चल रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ इस मर्तबा बहुत करीब से सुनाई दी और उसके साथ ही किसी आदमी की आवाज़ भी सुनाई दी थी। वो गालबन बहुत दूर था और वह कुत्ते के नाम लेकर पुकार रहा था। तुम इस तरफ निकल जाओ। जरमक ने रुक कर एक तरफ इशारा किया और यहाँ से तकरीबन निसफ मील दूर एक नदी है। तुम पिलिया की दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना और मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ।